हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट सीखी थी, अब हम सीख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके आगे भी ऐसे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी वो ईयर होगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे फॉर्मेट सेम वैसा ही जैसा हमने बैलेंस शीट का बनाया था ना, सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे। क्या होएगा? ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ये नोट नंबर, याद है ना नोट नंबर लिखते थे, क्योंकि पी एंड एल में भी तो ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसकी कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ तो सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। जो भी कैलकुलेशन दिखानी है वो नोट नंबर 1 2 3 जो भी नोट नंबर होगा उसमें आ जाएगी, और यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप अगर याद करो तो आपने 11th क्लास में पी एंड एल बनाया था, तो आपके क्रेडिट साइड पे इनकम्स वगैरह आती थी और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और लॉसेज आते थे। यहाँ डेबिट और क्रेडिट का तो सीन ही नहीं है, तो पहले हम इनकम्स लिखेंगे फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे। पहले इनकम और फिर एक्सपेंसेस, और इनकम को एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, बड़ा आसान है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले हम इनकम्स वगैरह लिखेंगे और उसके बाद एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इनकम का नाम है ना, वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या होता है ज़रा समझते हैं, क्या होता है? पहले मैं लिख दूं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिख रहा हूं समझाने के लिए, मैं लिख दूंगा, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा मुझसे। देख लिया क्या लिखा मैंने? नेट सेल्स। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स, मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है ना, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को सेल करके जो आपको मतलब पैसा आ रहा है, दैट इज नेट सेल्स। मतलब मेरे को लगता है नेट सेल्स मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नेट सेल्स आपको पता है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो हमारी नेट सेल्स आ जाती है। नेट सेल्स मतलब इसमें कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों मिली होती हैं, और इसमें क्या होता है? सेल्स रिटर्न माइनस होती है। तो ये हो गया। इसका नाम देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों रखा है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमारा जिस चीज़ का बिजनेस ऑपरेशन है ना, मतलब जिस चीज़ का बिजनेस है, तो उसका रिवेन्यू मतलब उससे हमारे को कितनी इनकम हुई है, तो वो आ गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स। ये ब्रैकेट में मैंने आपको समझाने के लिए लिखना है। आज से याद रखना, जब भी मैं लिखूं आर एफ ओ मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, आपने एग्जाम में नहीं लिखना है शॉर्ट में। तो अगर आगे से मैं कभी लिखूं RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला। अब अदर देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ना इनकम को सिर्फ दो पार्ट में बांटा है। एक तो सेल्स हो गई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एक हो गया अदर इनकम। कह रहा है इसके अलावा अगर कंपनी की कोई भी इनकम होती है तो वो इसमें आ जाएगी। सेल्स किस में आ जाएगी? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। उसके अलावा कंपनी की कोई भी इनकम है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई मशीनरी बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, कुछ हुआ है, वो किस में आ जाएगा? सब अदर इनकम्स में आ जाएगा। ठीक है। और अदर इनकम्स में मान के चलो 3-4 टाइप की इनकम्स हैं, तो यहाँ हम नोट नंबर 2 डाल देंगे, और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तो वहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में 2 नंबर डाल के हमने जो भी इसकी कैलकुलेशन दिखानी होगी, भाई 3 टाइप से इनकम हुई है, तो वो हम यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो वहाँ दिखाएंगे 2 नंबर डाल के अदर इनकम का हम वो बनाएंगे हेड, और उसके अंदर जो भी हमारी इनकम होगी वो दिखा देंगे। क्लियर है? तो ये तो हमारी होगी दो तरीके की इनकम, एक सेल्स और उसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम प्रॉफिट लॉस, इनकम और प्रॉफिट, सॉरी, इनकम प्रॉफिट जो भी होगा गेन वगैरह वो इसमें आ जाएगा, नेट सेल्स इसमें आ जाएगी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारी टोटल इनकम मिल जाएगी, मतलब टोटल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल इनकम को क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू। तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, क्या जोड़ के? दिस प्लस दिस जोड़ के ये मिल गया। तो हमारी इनकम तो हो ही गई। देखो तैयार, इनकम कितनी आसानी से बन गई हमारी। तो अब आते हैं हम आगे। अब हमारे जो आएंगे वो आएंगे एक्सपेंसेस। अब हमारे क्या आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे। और कंपनी जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें जो शेड्यूल
जो 3 है उसके पार्ट 2 में जो बैलेंस शीट और ये बनी हुई है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, जो इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L है, इसमें 7 खर्चे बताए हुए हैं, 7 कैटेगरी बनाई हुई है खर्चों की। तो वो 7 खर्चे मैं कोशिश करूँगा आपको हाथों हाथ अभी याद भी हो जाए। इनकम में तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल्स है और अदर इनकम है, दोनों को जोड़ दो, आपकी टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम आ गई। अब एक्सपेंसेस को इन्होंने 7 कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो वो 7 कैटेगरी में आपको लिख के दे रहा हूँ, और आप देखो आपको किसी में दिक्कत हो तो हम उसको फिर करते हैं उस पर डिस्कशन। तो पहला पहला जो खर्चा है जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब जो हमने मटेरियल कंज्यूम करा है उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी थी, तो वो आ गया हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। अगला क्या हो गया, अगला हो गया परचेज ऑफ स्टॉक। परचेज मतलब हो गया वो जो हमने परचेज करा स्टॉक, मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको हमने परचेज करा होगा, तो ये उसका आ गया खर्चा, परचेज ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक को परचेज करने में जो हमारे को खर्चा हुआ है ये वो हो गया। अब अगला जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आप समझना, आप 11th क्लास का अपना ट्रेडिंग अकाउंट याद करना, फिर आपको एकदम से पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ चेंज इन इन्वेंटरी। चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब पता है क्या होता है, बताओ जरा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो याद करो आप 11th क्लास में करते थे या नहीं, आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड में लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। तो इसने क्या बोला, चेंज इन इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंज इन इन्वेंटरी में आपको शॉर्ट में यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आपने ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसकी बात यहाँ पे ये कर रहा है। चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो ये आपका अच्छा। आप एक चीज़ याद करो, मैं आप लोगों को 11th क्लास में एक ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, तो इसमें ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला होता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला होता था, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या हो गया, देखो ये वही तो बन गया ट्रेडिंग अकाउंट का एक तरीके से फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल को कंज्यूम करने में जो कॉस्ट लगी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप ध्यान से देखो ये ऊपर के 3 जो हैं ये एक तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ही तो है जो 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। फिर से बता रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम इससे क्या निकलता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती थी, याद करो अगर आप लोगों को याद है तो ये निकलती थी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये 3 खर्चे तो वही हो गए। अब बाकी 4 खर्चे हैं उसको ध्यान से सुनना, बड़े ही आसान से हैं। पहला अब जो है अगला खर्चा आने वाला है चौथे नंबर का, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉय के जो खर्चे होते हैं वो इसमें आएंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, एम्प्लॉयज़ को बोनस देना, या एम्प्लॉयज़ को हम कुछ और दे रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, सैलरी वगैरह बोनस वगैरह, पीएफ का जो पैसा देते हैं, तो वो सब क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है जी, उससे अगली बात करते हैं। अगला जो खर्चा है हमारा उसको सुनना ध्यान से, अगला खर्चा है फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि हमने मान के चलो बैंक से लोन लिया हुआ है या डिबेंचर इशू करे हुए हैं, तो हम उस पर क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो जो इंटरेस्ट वाले खर्चे होते हैं ना, तो वो इसमें आते हैं। बल्कि आपने सुना नहीं होगा, हम क्या आपने मतलब कई बार सुना होगा, कहते हैं कि यार हम ना गाड़ी ले रहे हैं पर गाड़ी ना फाइनेंस करवा रहे हैं। मतलब क्या होता है, लोन पे ले रहे हैं, मतलब गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं, घर फाइनेंस करा रहे हैं, मतलब लोन पे ले रहे हैं। तो उस पर आपको क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है जब आप लोन लेते हो। तो इसलिए जो इंटरेस्ट वगैरह वाले खर्चे होते हैं तो वो किस में आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी, उससे अगला आप सुनो जो खर्चा है,
5 हो गए ना। अब अगला है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये डेप्रिसिएशन तो आपको पता है क्या होता है, आपने 11th क्लास से सीखते आ रहे हो कि जो टेंजिबल एसेट्स होती है ना, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, घर या और जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं उस पे लगता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एक नई बहन आई है आज से, एमोर्टाइजेशन। तो जो इनटेंजिबल एसेट्स होती है ना उस पे लगता है एमोर्टाइजेशन। याद रहेगा आपको, अब आगे से याद रहेगा, क्योंकि आगे भी एक चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, एक आगे एक चैप्टर आएगा, मैं अभी नहीं बता रहा कौन सा चैप्टर आएगा, वहाँ पर ही एमोर्टाइजेशन वर्ड आएगा। तो तब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि एमोर्टाइजेशन क्या होता है, तो देखते हैं आप उस टाइम को आपको याद रहता है या नहीं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पर और एमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट्स पे। तो मैं आगे कभी ये वर्ड आएगा एमोर्टाइजेशन आपके अगले 1-2 चैप्टर बाद, तो मैं तब आपसे पूछूंगा, तो आप लोगों ने मुझे जवाब देना है कि सर एमोर्टाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। अब हिमांशु शायद कुछ पूछ रहा था तो पूछ सकता है। नहीं सर, हो गया। ठीक है, और लास्ट खर्चा आ गया 7वां, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। जो ऊपर खर्चे नहीं आए वो किस में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। जो ऊपर खर्चे नहीं आए तो वो किस में आएंगे, इस अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। एक बार गिन लेते हैं कि 7 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 खर्चे आपको याद रखने हैं। अब हम क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर ये टोटल लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। इसको नाम दे देता हूँ ए, ये था टोटल रेवेन्यू, और ये नाम दे देते हैं बी, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब आप बताओ मुझे ज़रा, टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और ये कौन सा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या है कि अभी इसमें टैक्स लगना है, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी। अब क्या कर देंगे, इसमें क्या कर दो, टैक्स माइनस कर दो, लेस क्या कर दो, टैक्स। टैक्स कौन लेता है, हमसे सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है। तो आप क्या करोगे, ये तो आपको प्रॉफिट आ गया ना, जो आपने प्रॉफिट कमाया है, दिस माइनस दिस करके आपका क्या आ गया भाई, जो आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन सरकार कहती है भैया ये पैसा आप घर नहीं ले जाओगे, इसमें से हमें पहले टैक्स दो। तो टैक्स का रेट जो भी होगा, 25%, 30%, 50% जो भी है, उसको काट देंगे। और उसके बाद जो आएगा हमारे पास, वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो उस साल का या उस पीरियड का। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये खत्म। क्लियर हुआ आपको ये जो मैंने कराया है, प्रॉफिट पहले आप इनकम लिखेंगे, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया होगा कि भाई टैक्स इतने परसेंट है, तो इसका इतने परसेंट टैक्स काट देंगे, बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें तो पहले पी एंड एल अकाउंट, ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तो पूछ लो। 2 आपकी इनकम है, 7 आपके खर्चे हैं, और बस उसके बाद उसको माइनस करेंगे, आगे का तो कुछ इतना मुश्किल है नहीं। अब देखो एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को याद हो जाए जल्दी से। पहले हमारे पास क्या आएगी, 2 तरीके की इनकम आएंगी। 2 तरीके की इनकम क्या आएंगी, एक तो आएगा आरएफओ, आरएफओ मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। और उसके अलावा जितनी भी इनकम होंगी, हमारे प्रॉफिट होंगे, वो अदर इनकम्स में आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल रिवेन्यू या टोटल इनकम आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेंसेस की तरफ। तो एक्सपेंसेस हमारे 7 हैं, पहले तो हमें ये याद रखना है। तो एक्सपेंसेस 7 कौन कौन से हैं, पहले तो आपका है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक, फिर तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये 3 हो गए।
उसके बाद अब चार आपको जल्दी से याद करने हैं। क्या क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हैं, या जैसे सैलरी वगैरह सब। फिर है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाता है? जो हम लोन वगैरह पे इंटरेस्ट पे करते हैं, डिवेंचर को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो हो गया फाइनेंस कॉस्ट। फिर छठा जो हमारा है वो है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये हमारे कौन से हो गए? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो टेंजिबल और इंटेंजिबल पे हमारे वो लगता है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। और आखिरी हो गया, जो खर्चे इन 6 में नहीं आएंगे वो किस में आ जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट एक्सपेंस है अदर एक्सपेंस, इसके भी हम जैसे मान के चलो अदर एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, तो यहाँ हम नंबर डाल देंगे 5 6 7 जो भी नंबर आएगा नोट्स टू अकाउंट्स का, और फिर वहाँ सारी डिटेल दे देंगे। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या दे रहे हैं हम, तो इसका नोट नंबर बन जाएगा, फिर वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बनता है। अब उसके बाद क्या आएगा? टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। उसके बाद टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ये बिफोर टैक्स आएगा। उसमें आप टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अब किसी को कोई डाउट है रिवीजन के बाद भी तो मुझसे पहले पूछ लो आप।